मैं आपकी पत्नी ही नहीं, एक बेटी भी हूँ। मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। मेरा फर्ज सिर्फ आपके परिवार के लिए ही नहीं है, मेरा भी परिवार है जहाँ मैंने अपने जीवन के 25 साल बिताए हैं। आज मेरे मम्मी पापा को मेरी जरूरत है, तो आप कह रहे हैं मायके मत जाओ। साल भर में कुछ ही दिनों के लिए ही मैं अपने मायके जाती हूँ, वो भी आपको अच्छा नहीं लगता, मगर अब मैं नहीं रुकने वाली। सुरभि के मुंह से ये शब्द सुनकर उसका पति विनय चुप हो गया और सुरभि ने अपना बैग पैक कर लिया। अच्छा, अगर तुम चली जाओगी तो यहाँ घर और बच्चों को कौन संभालेगा? मैं तो ऑफिस जाता हूँ और मेरे पास फालतू छुट्टी नहीं है जो मैं ले लूँ। ऑफिस में मेरी जरूरी मीटिंग है। विनय ने सुरभि को रोकना चाहा, तभी घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलते ही विनय चौंक जाता है। उसके सामने उसकी मम्मी खड़ी थी। अचानक से मम्मी को सामने देखकर विनय सकपका गया। अरे दरवाजे से हट तो सही, मुझे अंदर तो आने दे। नीलम जी अंदर चली जाती है। मम्मी, अब आप ही समझाइए अपनी बहू को, मायके जाने की जिद करके बैठी है। अब तो मम्मी आ गई है, इनकी सेवा करो, अपने मायके जाना भूल जाओ। विनय तेज आवाज में सुरभि से बोला। बहू, तुम आराम से अपने मायके चली जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अपनी मम्मी के मुंह से ये सुनकर विनय को बहुत आश्चर्य हुआ। मम्मी, आप ये क्या कह रही हो? इसे तो अपना घर संभालना चाहिए, और ये है कि अपने मायके जा रही है, इसे तो हमारी फिक्र ही नहीं है। विनय ने फिर से जोर देकर कहा। बेटा विनय, सुरभि वहाँ कोई मौज मस्ती के लिए नहीं जा रही है, उसकी मम्मी बीमार है, उसका फर्ज बनता है कि वो जाकर उनकी देखभाल करे। उन्हें बहुत कमजोरी हो गई है, अब ऐसे में वो अकेली कैसे रहेंगी? अब सुरभि के पापा की भी उम्र हो चली है, अपने मम्मी पापा के लिए सुरभि की भी कुछ जिम्मेदारी है। वो सिर्फ तेरी पत्नी नहीं, उनकी बेटी भी है। सुरभि के दोनों भाई विदेश में रहते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते, तो ऐसे में सुरभि का फर्ज बनता है कि वो अपनी मम्मी को संभाले। मत भूलो, जब 3 साल पहले मैं बीमार थी तो तूने इसे मेरी देखभाल के लिए गांव भेज दिया था, तब तू कैसे रहा था? बच्चों को भी तूने संभाल लिया था। बहू जब ससुराल वालों की सेवा करने जाए तो सब मैनेज हो जाता है, अगर वो मायके जाए तो कुछ मैनेज नहीं होता। तब तो तेरे बच्चे भी छोटे थे, तब तूने कैसे घर, बच्चे, ऑफिस, स्कूल सब एक साथ संभाल लिया था, तो अब क्यों नहीं संभाल सकता? मेरी बहू कितनी अच्छी है, उसे तेरी और बच्चों की कितनी फिक्र है। उसने फोन करके मुझे सारी बात बताई और मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने को बुलाया ताकि मैं तुम सबको संभाल सकूं। मम्मी, पर आप इतना सब नहीं कर पाओगी, विनय बोला। नीलम जी हंसने लगी। मैं सब संभाल लूंगी, फिर तेरे घर का काम ही कितना है। बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए बाई आती है, कपड़े मशीन में धुलते हैं, बस खाना ही तो बनाना है। बहू, तुम अपने मायके जाओ और अपना बेटी होने का फर्ज निभाओ। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं और विनय मिलकर सब संभाल लेंगे। विनय ने फिर पूछा, आप पापा को भी अकेले छोड़कर आ गए हो? वहाँ उन्हें कौन संभालेगा? उन्हें ऑफिस के लिए टिफिन कौन बना कर देगा? तू चिंता मत कर, तेरी बड़ी बहन है, उसी ने मुझे भेजा है, फिर उसका ससुराल पास में ही है, वो खाना भी भेज देगी और तेरे पापा को भी संभाल लेगी। अभी सुरभि को मेरी जरूरत है, अब तू भी मना मत कर, इसे खुशी से इसका फर्ज निभाने दे। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार था। तभी सुरभि ने नीलम जी से कहा, मम्मी, आपने मुझे और मेरी भावनाओं को समझा, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने इन्हें समझाया, ये तो पति होकर भी पत्नी का दर्द नहीं समझ पाए। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे। विनय समझ गया और उसने सुरभि को ट्रेन में बिठा दिया। जाते समय सुरभि से कहा, जब मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो जाए तभी आराम से आना।
मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा। तुम्हारी अपने मायके की तरफ भी तो कोई जिम्मेदारी है। बेटी हो तो क्या हुआ, तुम्हें भी तो अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। अपने पति के मुंह से ये बातें सुनकर सुरभि का मन हल्का हो गया था। जब बहू के मायके जाने पर बुआ ने की रोक टोक। मम्मी जी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, काम करते करते थक गई होंगी। सुबह से आपने एक कप चाय भी नहीं पी है, बैठ जाइए और चाय पी लीजिए। आपकी थकान उतर जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। सोनम ने जबरदस्ती अपनी सास कामनी जी को हाथ पकड़कर बिठा दिया और गर्मा गर्म चाय लाकर उनके हाथ में दे दी। पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान ने इस जन्म में बेटी जैसी बहू दे दी। इतना सोचते सोचते कामनी जी की आंखों में आंसू आ गए। अभी कल ही की तो बात है जब उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी बेटी को विदा किया था। बहुत मुश्किल होता है अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करना। अभी 6 महीने पहले कामनी जी के दोनों बच्चे कुंवारे ही थे। बेटा अजय बेटी रेणु से 2 साल बड़ा था। संयोग से दोनों का रिश्ता एक साथ ही तय हो गया था। हालांकि रेणु के ससुराल वालों ने शादी की जल्दबाजी मचाई थी, लेकिन कामनी जी ने पहले अजय की शादी करने का सोचा कि कम से कम रेणु कुछ दिन तो अपनी भाभी के साथ मस्ती से गुजार ले, वरना बेटी पर तो ससुराल वालों का हक हो जाता है। पता नहीं वो बेटी को मायके में रहने के लिए छोड़े ना छोड़े। अजय की शादी का मुहूर्त नवंबर में और रेणु की शादी का फरवरी में था। अब दो शादियां। पहले अजय की शादी की तैयारी शुरू हो गई और प्यारी सी सोनम कामनी जी के घर बहू बनकर आ गई। सोनम स्वभाव की बहुत अच्छी थी। रेणु को तो बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। दोनों ननद भाभी मिलजुल कर काम करती। सर्दियों के दिन तो वैसे ही बहुत छोटे होते हैं, कब नवंबर से फरवरी आ गई पता ही नहीं चला। अब शादी की तैयारियों में कामनी जी का हाथ बटाने के लिए सोनम भी थी, इसलिए सोनम अपने पगफेरे के समय 15 दिन के लिए हो गई थी। उसके बाद 1-2 बार उसके मम्मी पापा ने उसे बुलाना चाहा, मगर सोनम ने समझदारी का परिचय देते हुए खुद ही मना कर दिया। कामनी जी अपनी बहू की समझदारी की दिल खोलकर प्रशंसा करती, हालांकि वो मन ही मन मायके की झटपटाहट को समझती थी, क्योंकि बेटियों के लिए मायका सबसे ज्यादा मायने रखता है, खासकर नई नवेली ब्याहता के लिए। लेकिन मजबूरी की वजह से सोनम को मायके भेजने के लिए चुप हो जाती, क्योंकि अब अकेले इतना काम उनसे नहीं होता था। रेणु की शादी का दिन भी आ गया। पूरे घर में अजय की शादी की ही तरह मेहमानों की गहमागहमी छाई हुई थी। हलवाई, बिजली और टेंट इत्यादि ये सब काम कामनी जी के पति रमेश जी और उनका बेटा अजय देख रहे थे। सोनम तो जैसे कामनी जी का दाहिना हाथ बनी हुई थी। अगर सोनम इतना साथ ना देती तो मेरे लिए सब बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि बेटी की शादी में इतने काम होते हैं। सोनम के मम्मी पापा भी आए हुए थे और जरूरत के हिसाब से अपना सहयोग भी दे रहे थे। और रेणु कामनी जी का आंगन छोड़कर अपने पिया के घर चली गई। सारे मेहमान कल ही विदा हो गए, बस अजय की बुआ और सोनम के मम्मी पापा रुके हुए थे। कामनी जी सुबह से ही रमेश जी के साथ समेटा समेटी में लगी हुई थी और सोनम रसोई का काम संभाल रही थी। तभी सोनम आकर जबरदस्ती कामनी जी को बिठा गई। समधन जी, अब हम भी इजाजत चाहेंगे। थोड़ी देर बाद सोनम के मम्मी पापा आकर बोले, अरे इतनी जल्दी क्या है, शाम तक चले जाना, 2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। और हाँ, कुछ दिनों के लिए सोनम को भी साथ ले जाइए। 2 महीने से वो अपने मायके जाने के लिए तरस गई होगी। कामनी जी ने बड़ी शालीनता से कहा, जी चाहते तो हम भी यही थे, पर संकोचवश कह नहीं पाए। ये क्या कह रही हो कामनी, अभी घर में कितना काम बिखरा पड़ा है, तुम अकेले कैसे संभालोगी सब कुछ।
कामनी जी की ननद सीमा जी उनके पास आते हुए बोली, जी अब तो सारा काम सोनम ने निपटा ही दिया है और फिर मैं अकेली कहाँ हूँ। रमेश जी और अजय है ना मेरी मदद के लिए। जो कुछ रह गया है वो हम सब मिलजुल समेट लेंगे। पगफेरे के बाद सोनम मायके नहीं जा पाई है। उसका कितना मन करता होगा मायके जाने का, लेकिन वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं गई ताकि उसकी सासू माँ यानी मुझे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन रेनू भी तो पगफेरे के लिए आएगी, सीमा जी बोली। अभी तो ससुराल गई है रेनू, फिर घूमने फिरने चली जाएगी। जब तक रेनू आएगी तब तक सोनम भी अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रह लेगी। अरे मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही थी कि अब बहू ने मिल तो लिया अपने मम्मी पापा से, थोड़े दिनों के बाद चली जाती। जी ये कोई मिलना हुआ, सारा समय तो वो मेरे साथ काम में ही लगी रही। शायद ही सुकून से 2 पल अपनी मम्मी के पास बैठ पाई होगी। मायके जाएगी तो माँ के आंचल से लिपट कर अपने दिल की 4 बातें तो कर लेगी और 4 अपनी माँ के दिल की भी सुन लेगी। जैसे मैं रेनू के आने का इंतजार कर रही हूँ, वैसे ही समधन जी भी करती होंगी। आखिर मेरी रेनू की तरह वो भी किसी के दिल का टुकड़ा है और उससे पहले मैं खुद एक बेटी हूँ। कामनी जी की बातें सुनकर सोनम की आंखों से आंसू आने लगे और कामनी जी के समधी समधन भी अभिभूत हो गए। एक बेटी को कल विदा किया है और दूसरी को कुछ दिनों के लिए मायके भेज रही हूँ। जाओ सोनम, अपने जाने की तैयारी करो। मम्मी जी आप बहुत अच्छी है, भगवान ऐसी सास सबको दे। इतना कहकर सोनम मायके जाने की तैयारी करने लगी।